हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? सभी लोगों का स्वागत है जी। और दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, थोड़ा सा बोल्ड किया क्या? चलिए जी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। हमने देखो पिच पढ़ा था, पिच का स्पेसिफिकेशन पे हम चल रहे थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिच। पिच डिस्टेंस। पिच में हमने मिनिमम पिच देखा दोस्तों, बोर्ड के लिए। पिच में हमने मिनिमम पिच देखा था बोर्ड के लिए, और वो देखा था आपने 2.5 टाइम्स ऑफ दी नॉमिनल डायमीटर, कहने का मतलब बोल्ट डायमीटर। और मिनिमम पिच जब निकल जाए तो उसके बाद देखा था आपने कि मिनिमम पिच निकाल मतलब कि सॉरी, अनविन्स फार्मूला भी मैंने नोट में आपको लिखाया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों, पिच से रिगार्डिंग हमने मैक्सिमम पिच की बात की थी, ध्यान से देखते रहिएगा। पिच के रिगार्डिंग हमने मैक्सिमम पिच की बात की थी। और बात को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पिच में ना, मैक्सिमम पिच में तीन कंडीशन है। मैक्सिमम पिच में तीन कंडीशन आती हैं, जैसे कि आपका रिवेट में आ रही थी। जैसे कि आपके रिवेट में आ रही थी, इसमें पहली सिचुएशन आएगी, फर्स्ट सिचुएशन, जब आपका टेंशन में होगा। दोस्तों, जब आपका मैक्सिमम पिच की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पिच फर्स्ट कंडीशन फॉर टेंशन। ठीक है, टेंशन के लिए हमने कहा था कि पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। पहली सिचुएशन तो ये थी मित्रों, पहली सिचुएशन तो ये थी मित्रों। ठीक है, ये टेंशन के लिए है। यहीं पर अगर मैं कहता था आपसे सेकंड कंडीशन, कि अगर कंप्रेशन में है, और कंप्रेशन देखता रहेगा, इतनी बातें वैसे लिख चुका हूं मैं पिछली क्लास में। पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद है, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन तीसरी कंडीशन एक और थी इसमें, फॉर रो। ये वैसे आपने वहां पर भी देखा था, रिबेट में भी। फॉर रोज, रोज मतलब पंक्ति, नियर द एजेस, फॉर रोज नियर द एजेस, नियर द एजेस, ऐसा किनारा मतलब, फॉर रोज नियर द एजेस, इसकी बात हो रही है दोस्तों। और जब एजेस की बात हो रही है, इसके लिए जो सिचुएशन है ना पिच की, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम 4T, 4T देखेंगे, है ना। फॉर द रोज नियर द एज। और ठीक है, और दोस्तों जब हम बात करते हैं नियर द एजेस, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, 4T और जो 100 था और 200 था, कहने का मतलब 4T ऐसा था, 4T प्लस 100। टी क्या है यहाँ पर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टी जो होगा थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होगा। टी का मतलब होता है दोस्तों थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जोन सा आपकी प्लेट जो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन है, एक जगह तो होगा 4T प्लस 100, और दूसरी जगह होगा दोस्तों 200, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 200 mm। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है, एक जगह तो लिखा आपने 4T, मतलब कि थिकनेस का मिनिमम, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टी, उसका मल्टीप्लाई 4 से करोगे, जोड़ गुणा हो गया, उसमें जोड़ोगे 100, उसको लिखोगे और कंपेयर करोगे 200 से। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, समझते जाइए,
विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, तो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए है रो नियर द एजेस। देखिएगा ये रो है, ये आपका रिबेट लगे हुए हैं, सपोज है, ध्यान से समझना क्या बात हो रही है। रोज ये लगी है, ऐसा 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 है, माना रिबेटिंग बोल्टिंग ऐसा हो रही है। तो ये तो हो गया आपके इंटरमीडिएट वाले बोल्ट, इनकी बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि नियर द एजेस, मतलब जो किनारे वाले जो आपके होंगे उसके लिए आपको ये कंपैरिजन लगाना होता है दोनों सिचुएशन के लिए। कहने का मतलब ये वाले एजेस, नियर द एजेस, किनारे वाले ये ठीक है ना। फॉर द रो, रो मतलब पंक्ति, ये वाली जो है ये उस वाले के लिए है ये। चलिए, लेकिन ये दोस्तों मैंने 3 कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि 3 कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी हो रहा था, क्योंकि जो चौथी कैटेगरी है वो इन तीनों से जुड़ी हुई है। कैसे? चौथी कैटेगरी जो है दोस्तों वो है स्टैगर्ड पिच के लिए, फॉर द स्टैगर्ड पिच। और पिछले रिबेट वाले, इसीलिए कहता हूँ कि जो रिबेट आप जब पढ़ के आते हैं ना, तो रिबेट की बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैच करती हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या मिलती है, थोड़ा सा मदद मिल जाती है। आपने फिर देखिए कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई फिगर आपने ऐसे बना दिया, ये लो, इसमें क्या कर दिया आपने, स्टैगर गेज लगाए हुए हैं कुछ ऐसे 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 गेज लगाए हुए हैं कुछ इस तरह के, स्टैगर्ड मतलब। तो दोस्तों स्टैगर्ड गेज का मतलब है कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, स्टैगर्ड गेज ये इस जी की बात कर रहा है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm। पहली सिचुएशन तो है कि स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड का मतलब एक चेन लाइन में नहीं है, स्टैगर्ड का मतलब होता है एक चेन लाइन में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, पहली बात तो है चेन लाइन में नहीं है,
स्टैगर्ड है, चेन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो गेज डिस्टेंस है 75 mm से ज़्यादा नहीं है। 75 करना है इसको, 7.5 लग रहा है लेकिन 75 है, 75 mm से ज़्यादा नहीं है। उस दौरान ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, वेयर द गेज डज नॉट एक्सीड द 75 mm, द पिच इन 1, 2 और 3rd। पहली सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन ये और थर्ड सिचुएशन ये है, मे बी इंक्रीज्ड बाय 50%। तो उस दौरान आप पिच का वैल्यू, जैसे आपको रिबेट में भी मैंने समझाया था कि 16 का 50% 8, तो 16 8 24, 200 का 50% 100, 200 और 100, तो ये क्या हो जाता था 20 40 और 300 हो जाएगा इस दौरान। ऐसे ही 12 का 50% 6, 12 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 18, 200 का कितना होता है 50, 100 तो 18, इस तरह से हमको देखना था, ठीक है ना। तो स्टैगर्ड पिच के लिए दोस्तों यहाँ पर भी सेम है जैसे कि आपको उधर था, ठीक है। अब आते हैं एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। अब आते हैं दोस्तों एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की बातें करते हैं, क्योंकि पिच की बातें जितनी भी थी वो हमने कर चुके हैं। अब आते हैं एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। देखो इधर नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस। तो भाई एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों। हमने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि जब बोर्ड की बात की जाए तो हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस थी तो बोल रहे थे एंड डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस थी बेटा ये तो बोल रहे थे हम एज डिस्टेंस। लेकिन कोड ने कुछ बातें करी हैं इसमें, कोडल जो प्रोविजन है इसके लिए थोड़ा सा है अलग। चलो बात करते हैं एज डिस्टेंस और एट डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कोड क्या कहता है। कोड ये कहता है कि अगर आप एज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये होगा सेंटर टू सेंटर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू द एडजेसेंट एज ऑफ द मेंबर।
समझ रहे, सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू दी एडजस्टेंट, एडजसेंट मतलब ये वाला एडजसेंट एज ऑफ द किनारा ऑफ द प्लेट या मेंबर at the right angle, then there will be, this will be edge distance, at the parallel to force this is the end distance. समझ रहे बात को, अगर स्ट्रेस के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में अगर आप कहेंगे डेफिनेशन, ये हो जाएगा आपका, फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये, फोर्स के
शायद साउंड नहीं आ रही थी मुझे, करेंगे। यार देखो जरा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो। यार देखो जरा, मिनिमम एंड डिस्टेंस की हमने बात करी, दोनों सेम है। 1.7 टाइम्स ऑफ डी। डी यहाँ पर डायमीटर ऑफ बोल्ट होल होगा, मतलब ग्रॉस डायमीटर है। ऑन द हैंड फ्लेम कट, जहां पर एक्सा ब्लेड आप ब्लेड से काटोगे, हैंड फ्लेम कट उसको बोला जाता है, तो उसमें रफनेस थोड़ा ज्यादा आती है, तो 0.2 से जो है बढ़ा रखा हो, और इसको सीयर्ड कट भी बोला जाता है। दूसरा है 1.5 टाइम्स ऑफ डी, जिस पर हमारा होगा मशीन कट के लिए, इसको प्लेन कट भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा रफनेस कम रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया रखा है। चलिए जी दोस्तों, हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड और एज डिस्टेंस के बारे में। और मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस में दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बोल्ट डायमीटर के लिए हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोल्ट के लिए ही सारी की सारी बातें हो रही हैं। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला, 12 12 टी और एफ साइलेंस। तो आप सोच रहे होंगे ये टर्म्स तुमने पहले पढ़े नहीं जीवन में, पहली बार पढ़ रहे हैं सर, ये क्या चीज बना दिया आप। 12 इंटू टी इंटू ई, यहाँ पर टी जो है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, वही जो कि हम पढ़ते आ ही रहे हैं अभी से पीछे से, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है दोस्तों टी। यहाँ पर एफ साइलेंस का लोचा है, 12 तो 3 का कांस्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एफ साइलेंस क्या है? एफ साइलेंस को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस रेशियो, यील्ड स्ट्रेस रेशियो, इसको बोला जाता है दोस्तों यील्ड स्ट्रेस रेशियो। और ये जो यील्ड स्ट्रेस रेशियो है ना, क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है जानते हो? इसको हम क्या करेंगे, 250 अपॉन एफ वाई करेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। कहने का मतलब है 250 अपॉन एफ वाई और उसका अंडर रूट पूरे में, ऐसा। तो ये आपका क्या आया, ये आपका एफ साइलेंस का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन एफ वाई। दोस्तों थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टी हो गया, यील्ड स्ट्रेस रेशियो हो गया आपका यहाँ पर इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं, एक बातें कुछ लिखी हुई है इसने कोड ने, कुछ बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो निकालना तो ऐसा है, मैक्सिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो दो आपको बता दें कि 12 इंटू टी इंटू ई से निकालना है, या एफ साइलेंस कहो आप, ई भी कह सकते हैं। ई जो होता है हमारा यील्ड स्ट्रेस रेशियो है दोस्तों, टी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। इसको निकालने का जो तरीका है आपके पास, जो हम सभी स्टील यूज कर रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली में जनरली आप स्ट्रक्चरल स्टील के लिए माइल्ड स्टील ही यूज करते हैं, तो एफ वाई तो वैसे भी 250 हो गया, फिर भी उसने बनाया है यील्ड स्ट्रेस रेशियो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बात इसी से जुड़ी हुई लिखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी हुई कुछ बात लिखेंगे, ध्यान से देखना नोट में। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम, और इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिए, वेयर द मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोसिव इन्वायरमेंट, व्हेन मेंबर आर स्पेशली आई, मेंबर आर एक्सपोज्ड टू कोरोसिव इन्वायरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोसिव इन्वायरमेंट क्या है, समझाते हैं आपको। कोरोसिव इन्वायरमेंट, ठीक है ना, कोरोसिव इन्वायरमेंट, व्हेन मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोसिव इन्वायरमेंट। अभी कोरोसिव इन्वायरमेंट क्या है इसके बारे में समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं ले। व्हेन मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोसिव इन्वायरमेंट, द मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी मैक्सिमम एज डिस्टेंस, मैक्सिमम एज डिस्टेंस कहने का मतलब है एज डिस्टेंस शुड, एज या एंड दोनों की बात कर रहा हूँ, एज भी आप कह सकते हैं एंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एंड और एज दोनों। डिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड। अब शुड नॉट एक्सीड का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर तीन चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 40 mm प्लस 40, लिख दूँ क्या, 40 mm प्लस 4t, ये है दोस्तों लिमिट, 40 mm प्लस 40। कहने का मतलब है इस सिचुएशन के लिए, कहने का मतलब है ये जो सिचुएशन आपने बनाई है, यहाँ पर कर देता हूँ, इस सिचुएशन के लिए आपके पास कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है
कहने का मतलब ये था कि कोई मेंबर है, सपोज दैट कोई मेंबर है जो आपका एक्सपोज टू वेदर है, खुले आसमान में, माना ब्रिज बना रहे हैं आप, ब्रिज में बोल्टिंग कर रहे हैं, और वो जो हिस्सा है जिस पर आप बोल्टिंग कर रहे हैं वो आपका एक्सपोजर में है, वो खुले में है, एक्सटीरियर भाग है उसका, तो आपका बार बार बारिश या इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है वो लगेगा। अब जब मॉइस्चर लगेगा तो बेटा उसमें जो है कोरोजन लगना तो स्वाभाविक है। यही कह रहा है कोरोजन जंग, व्हेन मेंबर आर एक्सपोज टू कोरोसिव इन्वायरमेंट। इसको थोड़ा सा और सेव किया गया है, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये जो हो जाएगा, मैक्सिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस 40 mm में आपको जोड़ देना है आपका 4T में। कितना रखना है अब आपको उस दौरान, ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी बात नहीं करी, ऐसी भी नहीं करी कोई बात जो ना समझ आए, ठीक है। ठीक है जी, तो ये है कहानी। तो ये स्पेशली किसके लिए है, ये किसके लिए है स्पेशली, इसी के लिए है। ये हो गई बात दोस्तों, समझ गए बात को, कोई समस्या। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर अब आते हैं टैकिंग बोर्ड के लिए। अभी जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जो आएगा वो टैकिंग बोर्ड के लिए आएगा। अभी तक आपकी सब सिंपल की सिंपल बातें चल रही थी, बहुत आसान थी। अब आएंगे हम टैकिंग बोर्ड के लिए। अभी तक हमने क्या सीखा, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले हमने देखो स्टैगर्ड पिच के लिए सीखा, और मैक्सिमम पिच देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेंशन में, कंप्रेशन में सब बातें देख ली हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कभी कभार गेज के लिए भी पूछता है आपसे, यहाँ पर मैं नोट में अलग ही से लिखा देता हूँ इसको, क्योंकि गेज वाला पार्ट पहले से छूट गया है। कभी कभार मैक्सिमम गेज आपको पूछ लिया जाता है, कभी पूछा जाए मैक्सिमम गेज कितना रखेंगे, इसको अलग से लिखा देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। मैक्सिमम गेज अगर पूछा जाए, क्योंकि गेज के लिए थोड़ा सा अलग है हल्का सा, मैक्सिमम गेज होगा जी, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 32T, 32T और 300 mm, 300 mm, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर, विच एवर इज, विच एवर इज, ठीक है। जी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 32T और 300 mm, दिस इज द 32T और 300 mm, विच एवर इज मिनिमम। दोस्तों टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, टी का मान है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, टी का है आपका थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, टी है आपका थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। तो ये स्पेशली गेज डिस्टेंस के लिए मैंने कहा है मैक्सिमम गेज, इसको थोड़ा सा आप अलग रख दो, याद करना ये भी। लेकिन अब आते हैं हमारा अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, टैकिंग रिबेट। नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों टैकिंग बोल्ट या टैकिंग रिबेट आप कह सकते हैं, टैकिंग बोल्ट या टैकिंग रिबेट। चलिए बना देते हैं टैकिंग बोर्ड। वैसे आपको पता है टैकिंग बोर्ड पता है, अगर आप पिछली क्लासों से सीखते आ रहे हैं तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करूंगा इसमें।
इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं यार, इसमें शायद फालतू टाइम ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। नहीं जानते क्या ट्रैकिंग बोल, बताओ। नहीं बताया था मैंने आपको? भूल जल्दी जाते हो तुम लोग ना, बोलते हो सर आप। कैसे बनाया था मैंने आपको? हाँ, याद आ रहा है कुछ? याद ना आता? ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर, मैंने आपको बताया था एक, चलो ठीक है। इस तरीके से भाई, चलो इसको हटा ही दो। ठीक है, अब सही है। एक और रह गया, बना देते हैं क्या। हमारे छोरियां हमारी छोरों से कम है क्या? कोई डायलॉग सुना आपने कभी? नहीं सुना सर। चलो मैं बता देता हूँ आपको, देखो। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा था कि एंगल सेक्शन है तो एंगल सेक्शन में एक लाइनिंग जरूर दिखाना भाई, इससे फील हो जाएगा कि हाँ आप एंगल सेक्शन को दिखा रहे हैं, है ना। ऐसे था, फिर तुम्हारा ऐसे था, ये हो गया। लाइनिंग जरूर दिखा देना है। फिर तुम्हारा इधर से आएगा ऐसे, इधर से दिखा दो आप। ये लाइन दिखाने से क्या हो रहा है? ये लाइन दिखाने से आप क्या फील करवा रहे हैं इनको? आप ये फील करवा रहे हैं कि इधर गसेट प्लेट है, सपोज दैट इस गसेट प्लेट के साथ एक एंगल सेक्शन भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसके इस लेग को फील करवा रहे हैं, जो आउट स्टैंडिंग लेग है। दोनों दोस्तों, ये वाला जो लेग होता है ना, ये इसको बोलते हैं आप कनेक्टिंग लेग। अच्छा, हम जब टेंशन मेंबर वो पढ़ेंगे जब वहाँ आगे, कनेक्टिंग लेग वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे ये। और ये होता है आउट स्टैंडिंग लेग, आउट स्टैंडिंग लेग। तो सवाल यह है कि जो कनेक्टिंग लेग है वो तो तुम्हारा चिपका हुआ है इसमें, ठीक है। तो कनेक्टिंग लेग कौन सा? ये वाला जो है, जो आपकी लाइन दिखा रही है ना, मैं लाइन दिखा रहा हूँ ना, उसको है। अब यहाँ पर दो बोल्ट होंगे दोस्तों, काम, दो बोल्ट काम करेंगे। एक बोल्ट यहाँ पर ये लग गया, एक बोल्ट यहाँ पर, 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 एक बोल्ट यहाँ पर। दोस्तों इन बोल्ट को बोला जाता है मेन बोल्ट। इन बोल्ट को बोला जाता है मेन बोल्ट। जैसे कि ये है गसेट प्लेट, सपोज दैट, जैसे कि ये है गसेट प्लेट, गसेट प्लेट है, इस पे लगा दिया आपने ऐसे, है ना। ये देखो, फील कराते हैं आपको, टेंशन ना लो। इसके नीचे आपका जो है, इसके पीछे भी एक प्लेट होगी, पकड़ो जरा बेटा, ये देखो। ठीक है, अब देखो जरा, हाँ ये देखो, अब देखो जरा, ये देखो। यहाँ पर आप छेद करोगे, जब यहाँ पर बोल्टिंग करोगे तो ये कैसे चीरता हुआ निकलेगा? ये नीचे गसेट प्लेट के नीचे फिर एक और प्लेट होगी, यहाँ पर करोगे जब, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर करोगे। लेकिन जब यहाँ पर करोगे दोस्तों, ये केवल इधर भी तुम्हारा गसेट प्लेट होगा, मतलब ये भी एंगल सेक्शन होगा, ये वाला एक, ये भी एंगल सेक्शन है ये वाला, और ये भी एंगल सेक्शन है। यहाँ पर मतलब गसेट प्लेट नहीं दिखेगी, समझ गए बात को। तो ये है कहानी, सिचुएशन ये है। बस यही चीज मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये क्या कहलाएंगे आपके टैकिंग बोल्ट। ये टैग करने के काम आ रहे हैं केवल, ये स्ट्रेंथ में कैलकुलेशन नहीं होंगे, इनकी कैलकुलेशन स्ट्रेंथ में नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, चाहे तो मैं एक फिगर से दिखा सकता हूँ आपको, फिर से चाहे तो मैं एक फिगर से दिखा सकता हूँ, देखो कैसे, फिगर से देखना।
ये तुम्हारी एक प्लेट है, एक प्लेट को हम क्या कह रहे हैं, गसेट प्लेट कह रहे हैं, ठीक है ना, गसेट प्लेट है। यहाँ पर आपने एंगल सेक्शन लगाया, ये लो, यहाँ पर एंगल सेक्शन लगाया, ये लो, लगा दिए। दोस्तों ये जो प्लेट होगा, ये जो बोल्ट होगा, ये बोल्ट क्या कहलाएगा आपका, ये तुम्हारा सेक्शन, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, ये इस सेक्शन की बात हो रही है, इस सेक्शन 1-1 की बात हो रही है, देख रहे हो आप, सेक्शन 1-1 की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं सेक्शन बी का बताऊं आपको, ये एंगल सेक्शन को चीरते हुए ये गसेट प्लेट है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गसेट प्लेट है। ये क्या कर रहा है, देखो एंगल सेक्शन को चीरते हुए इधर तुम्हारा बोल्ट को, मतलब बोल्ट से फंसते हुए, और फिर तुम्हारा इधर एंगल सेक्शन से बाहर आते हुए आ रहा है बोल्ट, ये है दोस्तों बोल्ट। एक तो कहानी हो गई, ये सेक्शन 1 की कहानी है। लेकिन यहीं पर अगर मैं सेक्शन 2 पे दिखाऊं आपको, तो सेक्शन 2 पर कैसे देखोगे आप, सेक्शन 2 पे कैसे देखोगे आप, देखना ध्यान से, सेक्शन 2 पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कैसेट प्लेट की जगह खाली दिखेगी आपको, कैसेट प्लेट अभी यहाँ पर होगी नहीं, कैसेट प्लेट तो यहाँ पर होगी नहीं, बस बोल्ट आपको दिखेगा। ये है दोस्तों टैक बोल्ट, तो बोलते हैं टैकिंग बोल्ट, इसी की बात कर रहे थे हम, टैकिंग बोल्ट की, और टैक बोल्ट भी इसको बुलाते हैं, टैकिंग बोल्ट या टैक बोल्ट। टैक बोल्ट दिस इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ध्यान रखिएगा। अभी ये जो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है दोस्तों, ये तो था आपका सेक्शन 1, ये किसके लिए बनाया आपने, सेक्शन 1-1, और ये किसके लिए बनाया दोस्तों, ये बना आपका सेक्शन 2-2 के लिए बनाइए, 2-2 के लिए, सेक्शन 2-2, और सेक्शन 2-2 यहाँ पर आप समझा सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं आप, ठीक है। 10 बजे से भी स्टार्ट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जी, 10 बजे से। तो टैकिंग बोल्ट, और इसी को बोला जाता है टैक बोल्ट दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा कि टैकिंग बोर्ड का काम आप समझ गए और टैकिंग बोर्ड को भी पहचान गए हो। कहने का मतलब यहाँ पर आपको कंप्लीट फील हो चुका है कि टैकिंग बोर्ड क्या है। टैकिंग बोर्ड का काम क्या है बताइए, टैकिंग बोर्ड का काम है क्या, बताइए दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं पर्पज ऑफ टैकिंग बोर्ड, अगर आपसे बोला जाए कि पर्पज ऑफ टैकिंग बोर्ड या टैक बोर्ड, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर स्टिचिंग के काम आ रहा है, बस जोड़ने काम आ रहा है एक तरह से। स्टिचिंग बोल्ट इज इंश्योर दैट द टू कंपोनेंट मेंबर एक्ट टुगेदर, कहने का मतलब है एक तरह से स्टिचिंग के काम आ रहा है, कहने का मतलब मैं लिखता भी नहीं हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर्पज ऑफ टैकिंग बोल्ट इज दैट, चाहे तो आप लिख सकते हैं पर्पज ऑफ टैकिंग बोल्ट इज दैट स्टिचिंग द टू बोल्ट, कहने का मतलब स्टिचिंग द बोल्ट एंड इज टू बी इंश्योर्ड दैट टू कंपोनेंट मेंबर एक्ट एज टुगेदर और मोनोलिथिक, मतलब एक सिंगल बिहेवियर की तरह व्यवहार करें, ठीक है ना, समझ रहे। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि स्ट्रेस जो ट्रांसफर हो इक्वलाइज्ड हो, इक्वलाइज्ड हो ट्रांसफर, समझ गए, ये बात हो रही है। तो दोस्तों कंप्रेशन मेंबर अगर आप देखें, अगर आपका कोई कंप्रेशन मेंबर है, सपोज दैट अगर आपका कोई कंप्रेशन मेंबर है, दूसरा एक पॉइंट और लिख देना, कोई स्ट्रेस में कंप्रेशन मेंबर है तो वहां पर लोकल बकलिंग से भी प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कंप्रेशन मेंबर है तो वो भी लोकल बकलिंग से आपका हो सकता है। चलिए दोस्तों मिनिमम पिच की जो कहानी है वो किसी भी तरह का हो, ध्यान रखिएगा, मिनिमम पिच जो है वो किसी भी तरह का बोल्ट क्यों ना हो, टैक बोल्ट हो या नॉर्मल बोल्ट हो, के लिए सेम है 2.5, लेकिन मैक्सिमम पिच अलग है। चलिएगा यहाँ पर टैकिंग बोल्ट के लिए हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पिच फॉर टैक बोल्ट, उसी की बातें कर रहे हैं हम, टैकिंग बोल्ट मैक्सिमम पिच फॉर टैक बोल्ट की बातें करते हैं। तो चलिए मैक्सिमम पिच फॉर टैक बोल्ट की बातें करते हैं दोस्तों। चलिए मैक्सिमम पिच फॉर टैकिंग बोल्ट, अब ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम पिच टैक बोल्ट, इसमें दो सिचुएशन आएंगी भाई, एक सिचुएशन आएगी फर्स्ट सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं बिल्कुल। पहली सिचुएशन है कौन सी है, 32T और 300 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। फर्स्ट वन 32T 300 mm, विच एवर इज लेस, फर्स्ट कंडीशन ये है, ये किसके लिए है वो आपको बताना है। दूसरा आपका 16T आ जाता है, दूसरा क्या आता है 16T आता है बेटा, 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, दोनों सिचुएशन अलग अलग है।
दोनों के लिए अलग अलग कहानी होने वाली है, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली सिचुएशन जो ये वाला है ये किसके लिए है, इसको बात करते हैं। और फिर दूसरी सिचुएशन ये वाली है किसके लिए है। 32T100 मतलब कि 32T वही थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये होगा जब आपका एक्सपोज्ड में नहीं होगा। कहने का मतलब मेंबर आर व्हेन प्लेट आर नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, कहने का मतलब व्हेन प्लेट आर नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर। तो पहली सिचुएशन हो गई व्हेन व्हेन प्लेट्स जो कनेक्ट कर रहे हैं आर नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर। वेदर का मतलब है दोस्तों इन्वायरमेंटल के एक्सपोजर में नहीं है। कहने का मतलब है कि यहां पर इन्वायरमेंटल के एक्सपोजर में नहीं है, तो इसके लिए सिचुएशन ये होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आपके इन्वायरमेंटल के सिचुएशन मतलब कि ये क्या है, पिच का डिस्टेंस है, पिच का मतलब ये दूर रखा हुआ है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब एक्सपोजर में नहीं है मतलब इंटीरियर की बात हो रही है तो कोरोजन का खतरा नहीं है, कोरोजन का खतरा नहीं है तो पिच थोड़ा सा बढ़ा भी दो तो क्या चलेगा। लेकिन अगर एक्सपोजर है जैसे कि ये सिचुएशन है तो आपको और कम करना पड़ेगा और मजबूती करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ बोल्ट लगेंगे। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब है ये वाली सिचुएशन कब है, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज्ड टू वेदर, एक्सपोज्ड टू वेदर। ये वाली सिचुएशन हो गई दोस्तों एक्सपोज टू वेदर की, इसलिए ध्यान रखिएगा ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोर्ड से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई अब, इसलिए ध्यान रखिएगा, बोर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 32T300 विच एवर इज लेस, दूसरा है 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन समझ गए, क्लियर आ गए, मैक्सिमम पिच आ गया टैकिंग बोल्ट, ठीक है जी, हो गई कहानी खत्म। तो ये था टैकिंग बोर्ड के लिए आपका मैक्सिमम पिच की कहानी, लेकिन 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 अभी कहानी कहाँ खत्म हुई है। यहाँ पर अब सवाल ये होता है, अभी तक तो आपने ठीक है पहली सिचुएशन देख ली, मैक्सिमम पिच आपका नॉर्मल सिचुएशन के लिए मैक्सिमम पिच, ये दोनों मैक्सिमम पिच के लिए ध्यान रखिएगा, किसके लिए, टैकिंग बोर्ड के लिए। दूसरी सिचुएशन बहुत सिंपल, लेकिन अब एक और सिचुएशन आती है, एक और सिचुएशन आती है, अगर कोई दो मेंबर हैं और वो बैक टू बैक लगे हुए हैं और टू मेंबर प्लेस्ड, लिख देता हूं मैं, आगे चल लेते हैं, आगे की बात कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पिच की बात करें, टेंशन न ले। और टू मेंबर प्लेस्ड बैक टू बैक, याद देखिएगा, फॉर टू मेंबर प्लेस्ड बैक टू बैक। देखिए ये जो आईएस कोड रिकमेंडेशन होते हैं ना बेटा, इनको एक बार समझ गए ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन केवल रटोगे तो फिर भूल जाओगे, इसलिए एक बार समझ के करो। टू मेंबर प्लेस बैक टू बैक, ठीक है, टू मेंबर प्लेस बैक टू बैक, सिचुएशन ये है, उस दौरान आपका मैक्सिमम पिच क्या होगा, मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान से देखते रहेगा। मैक्सिमम पिच कितना रखना है, मैक्सिमम पिच ऑफ टैकिंग बोल्ट शुड नॉट एक्सीड, उस दौरान मैक्सिमम पिच फॉर बोल्ट शुड नॉट एक्सीड, should not exceed exceed should not exceed what, should not exceed 1000 mm, 1000 mm, 1000 mm for tension member and and 600 mm, 600 mm for compression member। समझे नहीं समझे,
कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपके 2 मेंबर हैं और प्लेस हुए हैं बैक टू बैक हुए हैं, उस दौरान आपके पास क्या होगी सिचुएशन? व्हेन द 2 मेंबर प्लेस बैक टू बैक, मैक्सिमम पिच ऑफ द टैकिंग बोल्ट शुड नॉट एक्सीड 1000 mm इन टेंशन मेंबर। नॉर्मली आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी जब आपसे कभी कभार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन एक्सपोज टू वेदर, नॉट एक्सपोज टू वेदर, तो 32T मैक्सिमम पिच फॉर रिबेट, नॉर्मली ये कहा जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाले में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है आपका, इसके नॉर्मल सिचुएशन का देखो ना, इसमें क्या है, इसमें आपका नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है कि आपके पास जो टैकिंग बोल्ट है एक्चुअली में उसकी बात हो रही है। इसके लिए आपके दोनों क्वेश्चन आएंगे, ये तो आएगा एक्सपोज टू वेदर ये वाला 16T और 200, या नॉट एक्सपोज टू वेदर तो 32T 100, ये आ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, जब जब बात की जाए दोस्तों, और द 2 मेंबर प्लेस बैक टू बैक, मैक्सिमम पिच ऑफ बोल्ट, मैक्सिमम पिच फॉर द टैकिंग बोल्ट, टैकिंग बोल्ट नहीं भूल सकते, बोल्ट को लिखने के बजाय आप टैक बोल्ट लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टैक बोल्ट या टैकिंग बोल्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टैक बोल्ट, ठीक है। शुड नॉट एक्सीड, कहने का मतलब है बैक टू बैक ये हो सकता है कि कोई गसेट प्लेट हो और यहाँ पर आपका ऐसे जुड़ा हो, बैक टू बैक, बैक टू बैक का मतलब यही होता है ऐसा जुड़ा हो, टैकिंग रेट की तरह काम कर रहा हो। बैक टू बैक जुड़ने का मतलब तो यही होगा। अब ये अंडर कंप्रेशन है, अंडर टेंशन है, वो क्या है, बस आपको ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। टैकिंग बोल्ट आप क्या रखोगे जब आपका क्या हुआ है, 2 मेंबर प्लेस्ड बैक टू बैक, मैक्सिमम पिच फॉर द टैकिंग रिवेट। प्लेट्स के लिए तो हो गया, प्लेट्स के लिए पहले हो गया था, लेकिन अगर आपसे बात की जाए and 2 member placed back to back, maximum pitch for tacking board should not exceed 1000 होगा। कहने का मतलब इस दौरान आप क्या बोलोगे, it should not be greater than 1000 mm, फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन है पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 mm, दूसरी सिचुएशन। ये वाली जो सिचुएशन है दोस्तों, देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाली क्या है आपका अंडर कंप्रेशन, सॉरी अंडर टेंशन, ये वाली सिचुएशन है अंडर टेंशन के लिए, और ये वाली सिचुएशन है अंडर कंप्रेशन के लिए, अंडर कंप्रेशन, कंप्रेशन के अंडर और टेंशन के अंडर। तो ये दोनों बातें आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ पर आपके साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारे जितने भी हमने देखे नॉर्मली जो IS कोड रिकमेंडेशन है ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज ना करो, वहाँ पर आपके रिबेट को जो एक रिकमेंडेशन थे थोड़ा सा अलग भी हैं, कुछ सिमिलर भी हैं। यहाँ पर जो हमारा IS कोड स्पेसिफिकेशन से आपका बोल्ट डाया से शुरुआत हमने करी थी सबसे पहले, कि जो रिबेट का मतलब सॉरी बोल्ट का डाया है और आपका जो ग्रॉस डायमीटर होगा, बोल्ट होल डायमीटर, वो कैसे निकाला जाता है, वहाँ से शुरुआत करी। उसके बाद मिनिमम पिच डिस्टेंस, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस, एक्सपोजर, नेट एक्सपोजर, वो सब बातें रटी। उसके बाद एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, या मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस, ये सब बातें सीखी, ठीक है। इतनी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी शुरुआत में, समझ गए? तो यहाँ तक समझ आया है, बताइए। उसके बाद हमारे स्ट्रेंथ शुरू होती है, अब स्ट्रेंथ ऑफ द रोटेट जॉइंट।
चलिए आज का एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारी क्लास जो है करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।